हैं, अहम ब्रह्म जो भी है, मैं ही हूँ सब, तो उस ओर बढ़ रही है राजनीति। जी, बिल्कुल आपने सही कहा। और मैं हेमंत जी आपके पास आऊंगा। इस बीच सुनील जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हेमंत जी, पता नहीं क्यों फिर कर्नाटक दिमाग में आता है। बिहार और कर्नाटक, हिंदुस्तान का सबसे बैकवर्ड स्टेट और हिंदुस्तान का सबसे फॉरवर्ड स्टेट। देखिए सब तो क्या कॉन्ट्रास्ट है सर। एक वो स्टेट जो सबसे फॉरवर्ड है, सबसे ज्यादा आगे है पर कैपिटा में भी सर, और पर कैपिटा बिहार सबसे पीछे। यहां पर जेडीएस किंग मेकर था, यहां जेडीयू किंग मेकर है। यानी कि कुछ भी हो, बिना जेडीयू के कुछ सीएमशिप तय नहीं होती है। और वहां देवगौड़ा के बिना काम नहीं चलता था। लेकिन समय के घर में आते आते जेडीएस चला गया सर, खत्म हो गया। ये अगली बारी जेडीयू की है, बिल्कुल वही परिणति होगी। लेकिन बिहार से कुछ नारे निकल के आ रहे हैं सर। जो हमारे मित्रों से बात की तो कहते हैं बीजेपी के यार हैं, पक्के पलटी मार हैं। ये बीजेपी के यार हैं, पक्के पलटी मार हैं, बिहार के डैश 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 हैं। मैं वर्ड नहीं जोड़ना चाहता। इस शब्द का उपयोग उद्धव ठाकरे ग्रुप, शिंदे ग्रुप के लिए किया करता है। जो बात भावेश जी ने कहा ना कि वो पीठ में छुरा घोंपने वाली, ये उसको दूसरा शब्द जो खास तौर से शिंदे ग्रुप के लिए यूज किया जाता है कि बीजेपी के यार हैं, पक्के पलटी मार हैं, बिहार के डैश 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 हैं। क्या हो रहा है सर ये? क्या बिल्कुल कर्नाटक की चाल पे है? यानी कि अंत समय आ गया। जेडीएस का तो अंत कर दिया बीजेपी ने वहां पर। लेकिन एक सिमिलरिटी और भी है बीजेपी कर्नाटक में और बिहार में, कि बीजेपी इन दो राज्यों में अपने बल पर कभी भी पूरी मेजोरिटी नहीं ले पाई है सर। ना बिहार में कभी ले पाई, ना कभी कर्नाटक में ले पाई सर। आप देखिए, हिस्ट्री उठा के देख लीजिएगा। ये दो ऐसे राज्य हैं जहां दोनों को कभी वो नहीं है। एक सबसे फॉरवर्ड, एक इंडिया का सबसे बैकवर्ड राज्य। लेकिन कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति प्रभावित तो करती है। यहां से जो संकेत निकलेंगे दूर तलक जाएंगे, या कहा जाए बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। हेमंत कुमार जी। दिनेश जी, मुझे कुछ दूसरी चीजें दिख रही हैं। और नीतीश जी बार बार जो कहते रहे कि मेरी कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं है, किसी पद की लालसा नहीं है, एक तरह समझिए कि उनका ये टैगलाइन रहा है। और वही नीतीश कुमार आज 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। और इसमें इस दौरान इन्होंने कई गठबंधन बदले हैं लगातार। ये सवाल उठता है कि जो नीतीश कुमार कहते हैं कि कोई किसी पद की लालसा नहीं है, मेरी कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं है, तो आखिरकार उनको तो कुर्सी छोड़ देनी चाहिए थी। बीजेपी के लोगों के लिए ही छोड़ देनी चाहिए थी। बीजेपी में जो और पार्टनर लोग हैं उनके लिए छोड़ देनी चाहिए थी। अगर कोई लालसा नहीं है, कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं है, तो आखिर क्या कारण है कि वो कुर्सी से चिपके हुए हैं, फिर मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं? छोड़ देना चाहिए था उनको। तो कारण मुझे जो ये लग रहा है कि कारण उसका ये, मैं इस बात पे विश्वास रखता हूं कि नीतीश कुमार की व्यक्तिगत इच्छा नहीं है। अगर व्यक्तिगत इच्छा होती तो अपने बेटे को जरूर आगे ले आते, घिंच करके। बहुत लोग घसीट करके ले आते हैं अपने बाल बच्चों को लगवाने के लिए कि किसी तरह लगा दिया जाए, क्योंकि हमारे पास ताकत है तो वो कुछ न कुछ बन जाएगा। लेकिन क्यों लेकर के नहीं आ रहा है? इसलिए लेकर के नहीं आ रहे हैं क्या, मुझे लगता है कि राजनीति का ये मध्ययुगीन हेमंत जी, आवाज नहीं आ रही है। जो साजिशें चलती थी, हेमंत जी, आवाज आई? हाँ, अभी आवाज आई जी। आवाज आई मेरी? तो मैं कह रहा था कि ये राजनीति का मध्ययुगीन काल चल रहा है, जिसमें कि जो राजाओं के यहाँ जो साजिशें चलती थी, उस साजिश का शिकार नीतीश कुमार मुझे होते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि जिन लोगों ने इस पूरा प्लॉट बुना है, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि नीतीश कुमार आज की तारीख में अपने नियंत्रण में नहीं है। और उन नीतीश कुमार को दो लोग चला रहे हैं, उसमें एक संजय झा है और एक अशोक चौधरी हैं। और दोनों की प्रतिबद्धता कभी सामाजिक न्याय की राजनीति से नहीं रही है, न तो अशोक चौधरी की और न ही संजय झा की। और भी मैं नाम ले सकता हूं कुछ लोगों का जिनकी सामाजिक न्याय के साथ कोई प्रतिबद्धता नहीं रही है। इसको आप इस रूप में देखिए कि ये लोग क्यों
बीजेपी के साथ जब भी गठबंधन होता था तो ये लोग बहुत सहज रहते थे, आरजेडी के साथ गठबंधन को ये लोग सहज नहीं मानते थे। तो ये नीतीश कुमार के चाहने न चाहने की इसमें उनकी इच्छा का कोई मतलब नहीं रह गया था। ये इच्छाएं उन दोनों लोगों की थी जिनके नियंत्रण में नीतीश कुमार हैं। और मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में जब ये जिन दो लोगों को कहा जा रहा है कि उप मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, खासकर विजय सिन्हा और ये सम्राट चौधरी, तो ये इन दोनों का रिश्ता देख लीजिए, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, कि ज्यादा व्याकुल होने की जरूरत नहीं है। ये इनका डायलॉग है सम्राट चौधरी का विजय सिन्हा को बिहार विधानसभा में दिया हुआ। तो ये दोनों जो एक दूसरे को व्याकुल न होने की नसीहतें देते रहते हैं। तो नीतीश कुमार का अब आगे क्या होने वाला है उस बात की कल्पना कर लीजिए आप कि वहां क्या होने जा रहा है, इनको क्यों लाया जा रहा है। और दूसरी बात कि जो चिराग पासवान के जरिए 2020 में जो इनका इलाज हुआ था नीतीश कुमार जी का, उसकी अब परिणति इस रूप में होगी जिसको गांव में कहते हैं कि बधिया कर देना, यानी कि नॉन प्रोडक्टिव हो जाना। अब इनको एक तरह से नॉन प्रोडक्टिव बना करके छोड़ दिया जाएगा कि ये किसी तरह का उत्पादन नहीं कर पाएंगे। तो नीतीश कुमार जी की हालत यही बनाने के लिए उनको साथ में लाया गया है। इनकी बीजेपी को कोई जरूरत नहीं है। इनको लाने से ये हुआ है कि इंडिया गठबंधन कमजोर हुआ है, इंडिया गठबंधन के खिलाफ परसेप्शन बना है, और बिहार में जो एक मजबूत स्थिति बन रही थी, खासकर इंडिया गठबंधन को अगर थोड़ी देर के लिए भूल भी जाए तो बिहार में जो महागठबंधन है वो बहुत ताकतवर दिख रहा था परसेप्शन के लिहाज से, तो उसको एक तरह से कमजोर किया गया है। लेकिन आज की तारीख में ये साफ साफ दिख रहा है कि जो आरजेडी ने जो लाइन लिया है, मैं समझता हूं कि आपको हेड ऑन अगर आप करते हैं तो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। सरकार कितने दिनों तक चलेगी ये तो अब सरकार की परीक्षा होनी है, क्योंकि इसमें चिराग पासवान इसमें एक ऐसे ब्लैक शिप हैं जिनको मैं देख रहा हूं कि उनके नीतीश कुमार की पुनर्वापसी को लेकर के सबसे असहज अगर कोई व्यक्ति एनडीए में है तो वो चिराग पासवान है। चिराग पासवान को आज जेपी नड्डा जी स्पेशल प्लेन से, चार्टर्ड प्लेन से लेकर के आ रहे हैं बिहार। तो इसका कोई संकेत है। और अभी जो ये कहा जा रहा है कि विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी ही उप मुख्यमंत्री होंगे, तो हो सकता है कि कुछ नया भी देखने को मिले। तो चिराग पासवान को साधना इनके लिए बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि ये इस सरकार के चलने न चलने के लिए बहुत कुछ ये इस पर निर्भर करेगा कि जीतन राम मांझी आगे क्या स्टेप लेते हैं और चिराग पासवान और क्या करते हैं। रही बात नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार को फिनिश करने के लिए लाया गया है। और संजीव भाई ने ठीक ही कहा कि इन्होंने एक तरह से एक सुसाइडल स्टेप लिया है। वहां जब ये गए हैं तो उनके लिए वह स्थिति पैदा कर दी जाएगी जब रहते हुए इनकी हैसियत इतनी कमजोर कर दी गई, इनको इतना कमजोर बनाया गया चिराग को लगा करके, तो अपने साथ ला करके इनको ठीक करना इनके लिए बहुत जरूरी नहीं, बहुत इनके लिए मुश्किल नहीं होगा। दूसरी बात कि नीतीश कुमार के बारे में जो लगातार कहा जा रहा था, बीजेपी की ओर से कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार को स्लो पॉइजन दिया जा रहा है और ये एक तरह से इनकी मानसिक स्थिति गड़बड़ा रही है। तो इस खेल में जो लोग शामिल हैं उसके बारे में बीजेपी को पता है कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति अगर बिगड़ी है, उनकी मानसिक स्थिति अगर खराब हुई है, तो उसमें बीजेपी की ओर से प्लांट किए गए लोग जो नीतीश कुमार के साथ बहुत साय की तरह घूमते रहते हैं, और वो इतने अपमानजनक उनका व्यवहार हुआ करता था कि उप मुख्यमंत्री को पीछे करके उनको कहते हैं ना केहूनी मार करके उनको पीछे करके और वो आगे हो जाते थे नीतीश कुमार के साथ चलने के लिए। ये हिम्मत वो दिखाते थे क्योंकि उनको लगता था कि नीतीश कुमार तो हमारे कब्जे में है, और नीतीश कुमार ने जो निर्णय लिया है वो उनका व्यक्तिगत निर्णय नहीं है, वो उन लोगों का निर्णय है, उन 2-4 लोगों का निर्णय है जो इस साजिश में पूरी तरह शामिल है नीतीश कुमार को मानसिक रूप से बीमार कर देने के लिए, अनिर्णय की स्थिति में रखने के लिए और उनका इस्तेमाल अपने राजनीतिक स्वार्थ में करने के लिए। हरिवंश जी वहां क्या कर रहे थे? उपसभापति बने हुए राज्यसभा में थे, क्यों नहीं इस्तीफा दिया था उन्होंने? ये सब ऐसे लोग हैं जो उस समय से इन लोगों ने तैयारी कर रखी थी कि अपनी सुविधा के अनुसार जब चाहो तब नीतीश कुमार को उनको मोहरे की तरह उठा करके और यहाँ एनडीए में बिठा देना है। ये इसी वजह से वो वहां टिके हुए थे। कोई उनका हरिवंश जी का कोई कुछ नहीं कर सका। हरिवंश जी वहां बैठे रहे
और नीतीश कुमार चुपचाप तमाशा देखते रहे। ये तमाशा ऐसे ही नहीं देखते रहे। नीतीश कुमार का ब्लैक एंड व्हाइट जो है वो उन्हीं लोगों के हाथ में है जो लोग 2-4 लोग उनको घेरे रहते हैं और वे लोग उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। नीतीश कुमार की इच्छा और लालसा, मुझे लगता है कि सही कहते हैं कि मेरी कोई व्यक्तिगत इच्छा और लालसा नहीं है। वो किनकी लालसाओं में फंसे हुए हैं? वो संजय झा, अशोक चौधरी और विजय चौधरी जैसे लोगों की लालसाओं में फंसे हुए हैं, जिनके यहाँ आपको याद कीजिए इंडिया अलायंस की पहली बैठक, जब इंडिया अलायंस बनने से पहले जब विपक्ष की पहली बैठक पटना में हुई थी 23 जून को, उसके बाद छापे किसके यहाँ पड़े थे? ईडी के और इनकम टैक्स के एक साथ जो छापे पड़े थे वो विजय चौधरी के रिश्तेदार के यहाँ छापे पड़े थे, करीबी रिश्तेदार के यहाँ। और उसके बाद ये पक्की खबर है कि उसके बाद से नीतीश कुमार ने लगभग 1 महीने बाद के बाद नीतीश कुमार की पूरी बॉडी लैंग्वेज बदल गई थी। और उसके बाद प्रत्यक्षदर्शी मैं खुद हूं। मैंने देखा कई मौकों पर उन्होंने जलील किया आरजेडी के मंत्रियों को, कई मौकों किए कहते हुए कि अरे कुछ लोग तो हैं सिर्फ श्रेय लेने में लगे रहते हैं। लेकिन आज जब नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया और जब अपना मुंह खोले तो इतना कमजोर नीतीश कुमार दिख रहे थे कि तर्क क्या दे रहे थे कि कुछ लोग किए गए कामों का क्रेडिट लेने में लगे रहते थे, कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। ये ऐसा कुतर्क है जिसके जरिए आप सरकार पलटते हैं और कुछ कहने के लिए इनके पास कुछ नहीं था, कोई शब्द नहीं था इनके पास कहने के लिए। तो नीतीश कुमार आज की तारीख में सबसे कमजोर स्थिति में है, वो दया के पात्र हो गए हुए हैं और बीजेपी उनका क्या क्या दुर्गत करेगी मुझे लगता है कि इसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। वो एक तरह से ऐसी स्थिति में आ जाएंगे कि मुझे लगता है कि किसी दिन वो पटना की सड़कों पर अगर घूमते हुए आपको मिल जाए ऐसे ही फटा हुआ कुर्ता पहने हुए तो आपको आश्चर्य नहीं होगा। जी बहुत बड़ी बात कह दी है आपने।